तो नमस्कार भाइयों, उनके बहनों, उनके दोस्त और सब लोग। आज हम वापस से आ चुके हैं क्लास 11th का अगला वीडियो लेके, जो कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 है। और जैसा कि आपको हम बताए होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो फाउंडेशन है क्लास 11th की केमिस्ट्री का। क्लास 11th की केमिस्ट्री का फाउंडेशन ही नहीं, 12th का भी फाउंडेशन है। तो जो केमिस्ट्री की ABCD है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही आप सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी डिस्कवरी, चैनल नहीं डिस्कवरी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी जान चुके थे। तो अगली डिस्कवरी और लास्ट डिस्कवरी इस चैप्टर की है वो है न्यूट्रॉन, जिसको डिस्कवर किया था चैडविक ने, नॉट चैडविक बोसमैन। कई सारे लोग चैडविक बोसमैन को जानते होंगे, वो एक्टर जो कभी एज जिसकी चेंज नहीं होती है, काला सा है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। और इन्होंने कहा क्या और इन्हें मिला कैसे? इन्होंने बेरिलियम की शीट ली और उसको कुछ पार्टिकल से हिट किया और देखा कि वो पार्टिकल एकदम स्ट्रेट जा रहा है, और इसी का नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रख दिया। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल इन चार्ज, न्यूट्रल इन चार्ज एंड मास तो होता है। अब दिक्कत ये नहीं है, देखिए हमको दिक्कत क्या होती है कि पहले हमें सारी चीजें चाहिए होती है, अब उसके बाद हमें ये भी चाहिए कि हम उसे रखें कहाँ। पहले हम रो रहे हैं कि मम्मी बुक दिला दीजिए, मम्मी गाड़ी दिला दीजिए, मम्मी घर दिला दीजिए। अब दिक्कत कि उस गाड़ी को घर में रखे कहाँ, तो गाड़ी रखने के बाद गैराज भी बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, पर अब उनको रखा कहाँ जाए ये बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो सबसे पहली कोशिश जिसने की वो की भाई साहब थॉमसन ने। और थॉमसन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया, जहां पे उनके मॉडल का नाम था एप्पल पाई, प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल। सबसे पहला मॉडल जो बच्चों आपको पढ़ना है वो यही पढ़ना है। अब इसका नाम ऐसा पड़ा क्यों? आई होप कुछ अमीर लोग हैं वो एप्पल पाई जानते होंगे, जो से थोड़े से मिडिल क्लास में प्लम पुडिंग जानते होंगे, और वाटरमेलन तो सब जानता है। तो अगर आपने वाटरमेलन खाया है, और क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, देखिए बन गया वाटरमेलन, ठीक। तो पूरा रेड होता है और इसके ऊपर डॉट 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 सीड्स होते हैं। तो थॉमसन भैया ने क्या कहा, जैसा वाटरमेलन होता है और वाटरमेलन में बेस रेड कलर का होता है और उसके ऊपर ब्लैक सीड्स होते हैं, तो उन्होंने कहा वो जो बेस है, द बेस इज प्रोटॉन। मतलब एटम में मोस्ट ऑफ द जगह किसने लेके रखी है? प्रोटॉन, विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो भूलिएगा मत, अगर आपने जो कि यहाँ तक पहुंच गए हैं तो। और जो सीड्स हैं, सीड्स रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, सीड्स रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने क्या कहा और एटॉमिक मॉडल क्या दिया कि जो प्लेट है, पूरा बेस जो है वाटरमेलन में रेड कलर का, वो होता है प्रोटॉन। एटम में वो जगह प्रोटॉन लेके रखता है, और जो सीड्स हैं वो जगह लेके रखता है न्यूट्रॉन। पर देखिए ऐसे ही नहीं होता साइंस में। आप ये नहीं कह सकते कि अभी दिन हो रहा है, रात हो रही है। उसके लिए सबसे पहला काम होता है उसके क्वेश्चंस, उसके रिसर्च और उसके आंसर। तो अगले भाई साहब हमारे आए, जिनका नाम था रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने इस चीज को कंफर्म करने के लिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। सोचिए कितने अमीर थे लोग, गोल्ड फॉइल से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ लोगों को पहनने को नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि हमें गोल्ड फॉइल ले लेते हैं और उसको अल्फा पार्टिकल से हिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर मोस्ट ऑफ द जगह पॉजिटिव चार्ज ने ले रखी है, तो आउट ऑफ 1000 रेज, मान लेते हैं कि इन्होंने 1000 रेज भेजी। अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो, ये अपना स्ट्रक्चर देने की कोशिश में नहीं थे, ये इसको चेक करने जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो 1000 पॉजिटिव रेज में से 900 शुड रिफ्लेक्ट 180 डिग्री, क्योंकि हमें क्या पता है, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, तो अधिकतर चांस था कि जो रेड वाला है उस पर हिट करेगा। तो इसके लिए 9000 में से 900 रेज को वापस आ जाना चाहिए था। मतलब ये गई और यही आ गई। 90 रेज जो थी शुड रिफ्लेक्ट
एट स्मॉल एंगल्स। अब इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसी भी रेज होंगी जो नेगेटिव के जस्ट पास से जा रही है, नेगेटिव के ऊपर से नहीं, नेगेटिव के जस्ट पास से, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। और 90 रेज ऐसी होंगी, और सिर्फ 10 रेज शुड पास अनडेविएटेड। अब इसको इमेजिन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक बड़ी सी दीवार है बहुत दूर पे, और उस दीवार में छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, छेद हैं, और आपको यहां से कहा जा रहा है पेन बाहर फेंकिए। तो अधिकतर चांस है कि पेन लड़ के गिर जाएगा, कुछ चांस है कि वो छोटे छेद से हल्का सा लड़ा और इधर ही गिर गया पर एकदम वापस नहीं आया, या एकदम उसी में फंस गया, और बहुत कम चांस है कि सीधे चला गया। तो यही बात इन्होंने भी एक्सपेक्ट की थी, पर क्या ये सच हुआ, जानने के लिए देखिए आगे का वीडियो। तो ये चीज उल्टी पड़ गई। हुआ क्या, ये तो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे आपके मम्मी पापा की आप लोग से होती है कि बच्चे पढ़ेंगे फोन खोल के, और बच्चे 10 मिनट की वीडियो 2 सेकंड तक देखते हैं और फिर स्किप कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो भाई साहब की वो थी, पर हुआ क्या, जस्ट उल्टा हो गया। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि 900 रेज पास अनडेविएटेड। 1000 को नहीं जाना चाहिए था, पर 1000 बिना किसी डेविएशन के चली गई। इसका मतलब जिस छेद से हम पास कराने की कोशिश कर रहे थे पेन, अधिकतर जगह उसने ऑक्यूपाई कर रखी है। और 90 रेज वाला तो सेम केस था, स्मॉल एंगल्स। बट 10 रेज जो है वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट की। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिली कि जो ये बात कह रहे थे थॉमसन भाई, हमारे थॉमसन भाई निहायती गलत निकले। और इसके हिसाब से हुआ क्या, रदरफोर्ड के मॉडल से, दैट प्रोटॉन इज एट सेंटर एंड ऑक्यूपाइज स्मॉल एरिया। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज ज्यादा एरिया एंड रिवॉल्व्स अराउंड इट। पर यहीं पे गलती कर बैठे, क्योंकि दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। अच्छा गाना है ना। तो देखिए अभी अभी हम आप लोग को बताएं कि अगर साइंटिस्ट कोई बात कह देते हैं तो ऐसे काम नहीं चलता है। साइंटिस्ट कम्युनिटी में आप इसको कंपटीशन कहेंगे, कुछ भी कहें, पर साइंटिस्ट कम्युनिटी में जलन बहुत होती है कि अगर तुमने कहा तो कैसे कहा, और कैसे कहा फिर बाद में क्यों बनेगा, फिर उनसे सवाल जवाब होते हैं। तो अब इन्होंने जैसे ये बात की, जलन के मारे एक्सपेरिमेंट करने पहुंच गए, तो इन्होंने कुछ बात कही, तो अब इनसे लोग सवाल करने लगे। आइए इनके सवाल के बारे में जानते हैं, हर सवाल का जवाब देंगे, करारा जवाब। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रोटॉन इज एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो यहां पे आया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है तो लगातार चलते चलते एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम सुबह उठते और हम शाम तक आवारागर्दी करते। पर इसीलिए कहावत बनी है, सुबह तक भूला अगर शाम को घर आया तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि सुबह तो एनर्जी और पैसे के साथ निकला, शाम तक खर्चा हो गया तो वापस आ गया। तो इसी रीजन से एनर्जी लूज होती है। तो लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करते करते इसके साथ क्या होना चाहिए, स्पाइरल बनाएगा और न्यूक्लियस में लड़ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो स्टेबिलिटी कहाँ गई, क्या स्टेबिलिटी तेल लेने गई या टमाटर, क्योंकि टमाटर ज़्यादा महंगा है, 150 रुपये किलो है जहाँ तक हमें आइडिया है। 200 रुपये सर बता रहे हैं, 200 रुपये किलो हो गया, बहुत गरीबी हो गई है। चलिए, तो स्टेबिलिटी जो है वो कहाँ चली गई, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्टेबल तो है, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो रहा था। और फाइनली आया बोर मॉडल, जो कि आपको बोर एकदम नहीं करेगा। पर बोर मॉडल आया कैसे, व्हाट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ बोर मॉडल, क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं आता है कि साइंटिस्ट सोए हुए हैं कि हम ब्रह्मास्म में बोर मॉडल दे दो,
ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नेक्स्ट बोर मॉडल तो आ गया, बट व्हाट लेड टू बोर मॉडल? तो दो चीजें बोर मॉडल के तरफ हमें लेके गई थी। पहला क्वांटम थ्योरी, दूसरा डुअल नेचर, और तीसरा, वैसे हम दो बोले थे, हम तीन लिख दे रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना बच्चों, ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सत्य है। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को गलत करता है। तो आपके उस थिंकिंग को हम चैलेंज कर रहे हैं जो कहती थी कि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। अगर केमिस्ट्री में किसी ने इसको गलत किया मतलब वो केमिस्ट्री ही नहीं है। ठीक, आइए अब जानते हैं क्वांटम थ्योरी, डुअल नेचर और हाइजेनबर्ग का थोड़ा सा आइडिया, और अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। क्वांटम थ्योरी के बारे में तो आप यहाँ पढ़ रहे थे, डुअल नेचर क्या है, क्योंकि मेन यही दोनों है। अब बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी कि जो मैटर है, लड़ाई वाला मैटर नहीं, नॉर्मल मैटर, उसका नेचर क्या है? क्या वो पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकता है या वेव जैसे बिहेव करता है? अब पार्टिकल नेचर क्या? पार्टिकल नेचर मतलब मेरे हाथ में ये है, और अगर हमें किसी को मारना है तो हमें ये अपने हाथ से रिलीज करना होगा। तो पार्टिकल वैसी चीजें होती हैं जो खुद ट्रांसफर होती हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। जैसे ये, अगर हमको किसी को मारना है तो हमें फेंकना होगा, तो मेरा मैटर भी जा रहा है वहां पे। वेव की अगर बात करें और मान लेते हैं ये एक हंटर है, ये खंडर है, तो अगर इससे हमें किसी को मारना है, इस कॉर्नर से मारेंगे और ऐसे करके मारेंगे। इस कंडीशन में मैटर मेरे हाथ में ही रह गया, मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, पर इसमें मैटर ट्रांसफर हो रहा। तो इस बात की काफी लंबी लड़ाई चली और लोगों ने अपने अपने प्रूफ दिए कि कैसे पार्टिकल नेचर, कैसे वेव नेचर, जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे और काफी चीजें पढ़ेंगे। अगला आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप सबने पंखा देखा होगा, तो पंखा नहीं देखा है तो गाड़ी देखी होगी। तो हाइजेनबर्ग भाई साहब ने कहा कि एक समय पे हम या तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता सकते हैं एक्यूरेटली, या तो वेलोसिटी। जैसे अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हम बाइक की वेलोसिटी बताएंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो जीपीएस पे मूव करेगा, तो पर हम उसकी वेलोसिटी उस वक्त बता पाएंगे। पर अगर हमें उसका पोजीशन एग्जैक्ट बताना है तो हमें गाड़ी रोकनी होगी, उसकी वेलोसिटी गायब हो जाएगी। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि वेलोसिटी और पोजीशन एक्यूरेटली एक ही समय पे नहीं बता सकते। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसा होने तो नहीं वाला है, पर अगले वीडियो तक आप 1000 सब्सक्राइबर कर दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।